नमस्कार। आज फिर से हम आए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट भूतपूर्व अनिल चिक्कारा साहब हमारे साथ हैं। और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो एक फॉर्म पे भी है जो उनकी बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण ऑर्डर हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है आइटम 88 का, CAQM का। उसमें उनकी मेन भूमिका रही है, उसकी बात करेंगे। और सबसे पहले मैं, बार बार क्वेरीज आ रही हैं कि 10 साल और 15 साल की जो गाड़ियां हैं उनका क्या हुआ। तो उसकी मैं एक थोड़ी सी बात डिटेल में बता देता हूं कि वैसे तो मैं हर सुप्रीम कोर्ट में हर हियरिंग पे वहां खुद मौजूद होता हूं बतौर वकील। और ये जो 15 तारीख को लिस्टेड था, उसमें उससे पहले 8 को था, तो 8 के बारे में मैंने बताया था। फिर 10 तारीख को हुआ, 10 से फिर 15 हुआ। तो 15 तारीख को इस मामले में बातचीत हुई, पर व्हीकल्स के बारे में बात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो ग्रीन पटाखे हैं उसके बारे में MC मेहता वर्सेस GOI में अपना निर्णय दिया था कि ये टेस्टिंग के हिसाब से इसको अलाउ उसको किया था। क्योंकि ये एक ऐसा केस है कि जो निरंतर चल रहा है, 1985 से चल रहा है, और इसी में सारे ऑर्डर पॉल्यूशन से रिलेटेड होते हैं। तो अब जो नेक्स्ट डेट दी है वो टेंटेटिव डेट है, और वो डेट है 7 नवंबर 2025 की। पर ये पक्की नहीं है, ये ऊपर नीचे होती रहती है। तो अभी इस 10 और 15 साल की गाड़ियों के बारे में कोर्ट में वही स्टे चल रहा है, वही स्टेटस है, कुछ बदला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपने मेहमान डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट अनिल चिक्कारा साहब का स्वागत करते हैं। चिक्कारा साहब, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। और वो आपका चर्चा का वेट करते हैं और मुझे भी फीडबैक आता है कि व्हाट नेक्स्ट। मैं बताया कि जी जो कुछ प्रोग्रेस होगी आपको इंस्टेंट बताया जाएगा। बाकी हमारी तो एक चर्चा है, एक स्पेकुलेशन है, जिसको हम उम्मीद करते हैं कि हम मेरिट पर अपनी बात को रखें। जी। और जहां तक बात कोर्ट और जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट, ये एक ऐसा मसला है जो मेरिट से डिसाइड होना है, टेक्निकल नेचर का है। और उसी हिसाब से अभी बातें चल रही हैं। और थोड़ा सा ये पेचीदा केस भी है, क्योंकि आज जहां तक बात समाज का ऑर्डर से अफेक्ट तो हो गया, हमारी काफी सारी गाड़ियों का स्क्रैप हुआ और लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो उनके साथ अन्याय हुआ है। और बहुत सारे लोग तो जो आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, वो अपनी गाड़ी को अपने बच्चों की तरह रखते हैं। वो इतना अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं और वो क्लेम करते हैं कि भाई हमारी गाड़ी नई गाड़ी से अच्छी है। और उसको जब उसका तिलांजलि करना होता है तो उनको इस तरह का ऐसा दुख लगता है कि ये तो हमारे सेंटिमेंट पे भी अटैक है। तो बिल्कुल अभी बिल्कुल। बहुत सारा चीजें चल रही हैं। और अभी अवाना साहब ने भी इस केस को, मैं भी एक दो बार जैसे गया तो मेरी भी मुलाकात होती है। और एक दिन मेरी कहीं पे बुला के बात हुई, तो वो बोले जी मैं अभी कोर्ट से ही आ रहा था, और 8 तारीख को तो हमारी भी एक मीटिंग थी, उनमें अवाना साहब को भी बुलाया था इसी संबंध में। तो वो थोड़ा सा लेट पहुंचे थे, तो बोले जी कि क्योंकि कोर्ट में लेट नंबर आया और हुआ भी कुछ नहीं। एनीवे, ये सारा चलता है। बताएं अवाना जी, आज जी क्या लोगों जी। का तो एक्सपेक्टेशन है? सबसे पहले बेसिक शुरू करते हैं। एक जी अच्छी खबर जिसके लिए आज चिक्कारा साहब हमारे बीच आए हैं, वो ये कि BS4 जो गाड़ी होती है, उनको भी, कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट जो गाड़ियां जो पहले अलाउड नहीं थी दिल्ली में, उनको इनके प्रयत्न से अलाउ किया गया है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। केवल पहले BS6 तक जो स्टैंडर्ड है पॉल्यूशन का, 6, उसके बारे में भी चिक्कारा साहब बताएंगे। और एक एजेंसी है CAQM, यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग
एरियाज। तो ये एक एक्ट है जिसके तहत ये फॉर्म हुई 2021 में। और ये ही सारे निर्णय जो पॉल्यूशन से है वो लेती है। और ये सुप्रीम कोर्ट के इनिशिएशन पे इसकी फॉर्मेशन हुई। तो इसमें इन्होंने बड़ा पीछे एफर्ट्स किए थे। तो सबसे पहले तो आप हमें, हमारे दर्शकों को BS4 और BS6 के बीच में फर्क क्या है ये समझाएं। जी, धन्यवाद। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भारत में इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करते हुए जो यूरो नॉर्म्स थे, विदेशों में इसको यूरो नॉर्म्स बोलते हैं, हमारे देश में इसको भारत स्टेज नॉर्म्स बोलते हैं। तो इन नॉर्म्स की शुरुआत तो हमारे 1999 में आ गई थी, फिर 2000 में BS1 आया, फिर 2 आया थे, और दिल्ली में ये इनका जो जैसे BS3 दिल्ली में पहले आया था और दूसरी स्टेटों में बाद में आया था। तो इस कुछ स्टेजेस पार कर कर हमारा BS6 2020 में पूरे देश में आ गया। यानी कि अब हमारा जो दिल्ली के नॉर्म्स या विदेश के आई मीन अदर स्टेट के नॉर्म्स हैं वो एक हैं। तो ये तो एक मतलब सरकार ने इस डिफरेंस को खत्म किया है। और अब स्थिति जो आई कि BS4 गाड़ियां भी जो है वो भी पोल्यूशन मतलब नॉन पोल्यूटिंग गाड़ियां हैं, और BS6 भी नॉन पोल्यूटिंग है। तो अब बस ये हमने अपने प्रयासों से कोशिश की है सरकार को एक कन्विंस किया है कि आपका जो अत्याचार है वो BS4 गाड़ियों पे ना हो, क्यों? क्योंकि वो गाड़ियां में कसूर नहीं किया, यानी कि वो गाड़ियां इनोसेंट हैं। और मैं आपको आपके चैनल के थ्रू एक दो बात और बताना चाहूंगा कि हमारा जो आज की तारीख में फ्यूल इस्तेमाल किया जा रहा है वो BS6 है। यानी कि हमने BS4 में जो फ्यूल डाल रहे हैं वो BS6 वाला है। तो जो बेनिफिट हमारे को BS6 में मिलते थे वो फ्यूल के माध्यम से हमें मिल रहे हैं। तो ये एक फर्क है। तो दूसरा जो फर्क है जी, नहीं, बोलिए। तो जहां तक जी जी बताएं। मैं हाँ, ये कह रहा था कि BS4 और BS6 में जब फ्यूल एक है तो नॉर्म्स लगभग एक ही हैं। तो फिर फर्क तो कुछ ऐसा रहा नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ सर फर्क भी है। आ, आ, दो तरह के पोल्यूशन नॉर्म्स हैं। एक को बोलते हैं टेल पाइप एमिशन सर। तो टेल पाइप एमिशन यानी कि जो प्रदूषण केंद्र पे जो एक सर्टिफिकेट लेते हैं वो कॉमन है BS4 का और 6 का, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। यानी कि फ्यूल भी हमारा एक जैसा और नॉर्म्स भी हमारे एक जैसे। तो अब तो दोनों का मतलब हमने स्टार्ट भी और एंड भी दोनों एक ही लेवल पे हैं। अब आया बीच में होता है लेबोरेटरी टेस्ट। तो लेबोरेटरी टेस्ट को बोलते हैं मास एमिशन टेस्ट। तो अब फर्क क्या हुआ है मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि मैं पहले ऑटो इंडस्ट्री में था, टोयोटा में था, और मैं जो ARAI उस टाइम में थी तो वहां पर मेरा भी इंटरेक्शन था। तो मैं कुछ इंजन टेस्टिंग के एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। अच्छा, मैं बाय चांस क्या हुआ कि मैं सरकार में आ गया। अच्छा, कुछ जो मैंने सीखा था वो सरकार में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। अच्छा, क्योंकि चीजें सारी गवर्न पहले से हो रही थी। अब मैं आफ्टर रिटायरमेंट मैं अपनी सारी जो भी एक्सपीरियंस थे उनको कंपाइल करने लगा। अच्छा, कंपाइल करते करते अब आ गई बात हमारा एंड ऑफ लाइफ। और मैंने अब वो देखा कि भाई अब BS4 जो 2010 से पहले की, अगर सरकार ने जो NGT ने गाड़ियों की लाइफ निर्धारित की थी, मैं उसका सपोर्टर हूँ। मैं उसका सपोर्टर हूँ फॉर BS2, BS3, BS1, BS0। यानी कि 1914-15 में जब ये कानून लागू हुआ था तो ये इट वाज राइट डायरेक्टिव्स। बट अब उसी डायरेक्टिव को आज अगर हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और मेरिट पे उसका ध्यान नहीं दिया।
और कुछ मैंने आई कैट है, ARI है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, दिल्ली गवर्नमेंट है, CAQM है, मेरा इनसे भी 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। और इनको जब हमने अपनी चीजों के बारे में बताया तो चौंकाने वाले चर्चा थी। अब इसके बाद में क्योंकि आपको भी एविडेंस चाहिए, तो फिर हमारा एक ग्रुप है जिसे ITS फोरम बोलते हैं। तो ITS फोरम हमारा नेशनल वाइड सब्जेक्ट है, और वे लोग जो हैं उन्होंने अपना इंफ्रारेड कैमरा का सेंसर टेल पाइप पे लगाया, और लगाने के बाद में देखा कि टेल पाइप पे कैसा प्रोफाइल है हमारा पोल्यूशन का। और मैं आपको इस माध्यम से पहली बार जो आपको बताना चाहूंगा कि BS6 और BS4 के एमिशन लेवलों के प्रोफाइल में डिफरेंस नहीं मिला। और ये चीजों का जैसे हमने, अब हमारे पास तो सैंपल बहुत थोड़ी गाड़ियों का था, हमारे पास तो तकरीबन सारी मिला के 100 गाड़ियों का था, जो कुछ बेंगलोर में की थी, कुछ दिल्ली में की थी। तो क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी से अपने खर्चे से मेरे पास चिक्कारा किया साहब, गया। चिक्कारा साहब, मेरे पास भी 2018 मॉडल की क्रेटा कार है जो हाँ BS4 है। जी जी जो BS4 है, तो जी 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 मुझे भी चिंता रहती है। अब BS4 के लिए इतनी राहत राहत मिली है ट्रांसपोर्ट में, तो उसका असर जी दूसरी जगह भी होगा निश्चित रूप से। बिल्कुल। एक अब यस। हम अपने उस टॉपिक पे आते हैं जो मेन था। जी तो जी जो CAQM का जो जी पहले डायरेक्शन नंबर 88 था, वो क्या जी था? बिल्कुल ठीक। और अब 17 तारीख को जो ऑर्डर पास किया है अमेंडमेंट का हम्म। CAQM ने, जी जी वो क्या है? जी कितनी राहत लोगों जी को इससे मिलेगी? हाँ, मैं अपनी उसी बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी जो सूत्रों से मुझे पता लगा है कि CAQM ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को फर्दर स्टडी के लिए ये प्रपोजल भेज दिया है और 1 साल का रिलीफ दिया है। यानी कि ये जो BS4 की नॉन एंट्री गाड़ी दिल्ली के अंदर, उसको डेफर किया है। मैं आपको बताना चाहूं कि हो सकता है कुछ लोग प्रसन्न हो रहे हो कि ये फॉर एवर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। 1 साल का रिलीफ मिला है। 1 साल में जिस तरह से हमने कुछ एविडेंस इकट्ठा किए हैं, तो उसमें हमें उम्मीद है कि ARI, ICAT ये सब मिलके भी उसी स्टडी को आगे फॉरवर्ड करें, और उसके बाद में हम एक स्ट्रेटेजी निकालेंगे कि सिर्फ उन गाड़ियों को स्क्रैप किया जाए जो गाड़ियां पोल्यूशन के लिए लायक नहीं, मतलब पोल्यूशन में फेल होती हैं, और वो गाड़ियां रोड वर्दीनेस के लिए, यानी कि ब्रेक है, स्टेयरिंग है, टायर है, अदर सिस्टम है, तो वो अगर गाड़ी पूरी रोड वर्दीनेस जिसकी खराब है, जिस गाड़ी की मेंटेनेंस अच्छी नहीं है, तो दैट शुड बी स्क्रैप्ड। और हमारा ये भी कहना है कि अगर BS6 की गाड़ी इज नॉट मेंटेन्ड फुल्ली, देन इट शुड आल्सो बी स्क्रैप्ड। मतलब एज लिमिट जो है सिर्फ इसके पॉल्यूशन लिए से, नहीं हो, एज नहीं, वहां पॉल्यूशन से पोल्यूशन हो। से हो और उसकी सेफ्टी से हो। तो ये अच्छा, बात है। और ये नहीं है चिक्कारा कि साहब, BS6। सर। जी, चिक्कारा साहब, तो सर। एक बात तो तय हो गई कि चाहे एक हम्म। साल के लिए रिलीफ मिला, अब BS4 जी की गाड़ियां जो बाहर से आती थी, जी। कॉमर्शियल भी थी, ट्रांसपोर्ट भी थी, या, अब वो दिल्ली में आ या, पाएंगी। यस तो यस। इस ऑर्डर से एक रिलीफ ये बड़ी हुई जो मैं समझ रहा हूं। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये प्रपोजल आपने भेजा था ये जी जी अमेंडमेंट जी होने से पहले, तो जी जी आपका एविडेंस, लॉजिक, थ्योरी क्या था इसको जी। करने के लिए? उसको आप जरा जी बता दें। ये था क्या कि जैसे ये ट्रकों की बात हुई, तो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एक जो संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है, तो उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया। बोले जी जी हमारा तो जो गाड़ियों की लाइफ पहले इन्होंने डीजल की 15 से 10 कर दी, और 10 के बाद में ये तो कुल मात्र 5 और 6 की बची है। तो जी इससे तो हमारी ना तो किस्तें निकलेंगी, और हमारा दिल्ली की अगर हम गाड़ियां रिप्लेस कराएंगे तो खर्चा बढ़ेगा और कॉस्ट बढ़ेगी, और ये तो जी टोटल हमारे जो जो बिजनेस है इसके ऊपर पूरा बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, अटैक होगा।
तब फिर हमने इसके ऊपर आगे कार्रवाई की और इसको आगे जो बढ़ाया। तो फिर हमने देखा कि भी क्योंकि पोल्यूशन का मतलब हुआ एमिशन, एमिशन का मतलब टेल पाइप एमिशन। तो क्या ये गाड़ियां वाकई ही प्रदूषण फैला रही हैं? तो हमने इसकी जांच गहराई से करने की कोशिश की और हमने फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और फिर हमने इसको कोशिश की कि उसके एविडेंस इकट्ठे करें और अपनी जो थ्योरी है, जो हम लोगों ने फाइंडिंग है, उन फाइंडिंग को मेरिट बनाकर हम पेश करें। जी। चिकारा साहब, एक जी सीधा सवाल। जी अभी सर। स्टे दिया हुआ है एंड ऑफ हम्म लाइफ गाड़ियों के लिए हम्म ऑनरेबल हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने, उसका हाँ मैंने जी। शुरुआत में स्टेटस भी बताया। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है, अमेंडमेंट हम्म। हुआ है डायरेक्शन 88 में, और ये जी सर, जी सर। BS4 तक आ गए, तो जी जी। इसमें इस तरह की जो चीजें हुई हैं, इनसे कितनी हेल्प मिलेगी 10 साल और 15 साल की एंड ऑफ लाइफ जो व्हीकल्स हैं उनके केस में? हाँ, इसमें मैं आपको और थोड़ा सा अवगत कराना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने 10 और 15 साल गाड़ियों के लिए एज के लिए एक क्राइटेरिया निर्धारित किया है। वो है कि इसकी 15 साल के बाद, मैं पेट्रोल गाड़ी की जैसे बात करूं, तो 15 साल की गाड़ियों के को एक्सटेंशन दी जाएगी, यानी कि उनका फिटनेस बढ़ाया जाएगा बेस्ड अपॉन देयर रोड वर्दीनेस। इसी प्रकार से उन्होंने 20 साल के बाद भी बढ़ा दिया, यानी कि पूरे देश में अगर गाड़ी इफ इट इज मेंटेन्ड प्रॉपरली है तो वो गाड़ी को लाइफ आपकी अभी आप 15 से 20 की ना उम्मीद करें, उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये वाली बात है, मैं नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात कर रहा हूं। तो ये अगर हम लोग अपने मेरिट को, और अगर लोगों ने भी इसको, सोसाइटी ने और सरकार ने सपोर्ट किया, तो ये तोहफा दिवाली का हमारे दिल्ली वासियों को सरकार द्वारा जरूर मिलेगा और आप हमें अब उम्मीद आपके हो गई मुंह है। में घी शक्कर। जी सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक अच्छा, एक कुछ सवाल हमारे दर्शकों ने पूछे हैं, यू। जैसे जी पिछली बार भी आपने उनका जवाब दिया था। कुछ क्वेरी हैं, जी छोटी छोटी छोटे छोटे संदेश हैं, तो जी मैं चाहूंगा कि उनका भी आप निवारण करें। एक MR जी फील साहब है, जी वो सर। लंदन गए थे अपने बेटे के हाँ पास। जी। तो जी उन्होंने जाते ही पहले ये पूछा कि यहाँ पे एंड ऑफ लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट है? पुरानी गाड़ियों हम्म की जिंदगी खत्म हो जाए, आयु खत्म हो जाए, जो हमारे यहाँ 10 और 15 साल का है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? तो वहां लोगों ने बताया कि साहब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इंग्लैंड में नहीं है, पुरानी से पुरानी गाड़ियां भी हैं, पॉल्यूशन ना करें, इस बात का ध्यान रखा है। तो जब पूरे संसार में ऐसा कहीं भी किसी भी देश में नहीं है, तो ये हिंदुस्तान में कहां से एकदम ये चीज आ गई? सर, मैं जी, ये जो आप जिस केस में जा रहे हैं ना, एमसी मेहता में, तो ये अगर आप एमसी मेहता की लिस्ट देखें तो डिफेंडर की, तो सैकड़ों लोग हैं। तो यानी कि ये एमसी मेहता में एक इस तरह का हो गया कि हर एक आदमी अपना खींचतान कर रहा है उसमें, और खींचतान करने में क्या होता है कि जिसका जहां दाव लगता है वो करा लेता है। तो कहने की मेरा मकसद ये है कि ये देश वर्ल्ड में भी नहीं है और हमारे देश में भी नहीं है, जी। और ये केवल केवल दिल्ली सरकार और दिल्ली वासियों के लिए ये लग गया। तो जी जिसके लिए ये सारी स्थिति आपके उत्पन्न एफर्ट्स हो हैं रही है। कि, और आपके एफर्ट्स और हम सब लोग मिलके जो है चाहेंगे कि ये बहुत जल्दी खत्म हो। अगला सवाल है डॉक्टर अंकुर शर्मा का। वो पूछते हैं कि जो पुरानी गाड़ियां हैं बिना रजिस्ट्रेशन के, रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, 10 साल 15 साल हाँ जी। जो भी उनकी लिमिट है, जी पर उनके पास में पॉल्यूशन फ्री सर्टिफिकेट है, जी। तो क्या ऐसी गाड़ियां चल सकती हैं रोड पे? देखो जी, अगर रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है तो मोटर व्हीकल एक्ट उसे अलाउड नहीं करता। जी। तो मैं किसी को सलाह नहीं करूंगा कि वो गाड़ियां सड़क पर, पब्लिक प्लेस पे, हम्म। आपकी बात समझ में आई, पब्लिक प्लेस का मतलब सड़क, तो सड़क पे ना लाएं।
हाँ, अगर आपके पास कोई अपनी प्राइवेट जैसे कोई फैक्ट्री है कुछ है तो आप अपने फार्म हाउस में चला सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी ऑन पब्लिक प्लेस, दिस नॉट ओनली इन दिल्ली, इन अदर प्लेस ऑल्सो। इफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट वैलिड तो आपको सरकार और इंश्योरेंस किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं करेगी। अच्छा, मान लिया जाए कि रजिस्ट्रेशन वैलिड है पर हाँ एंड जी, ऑफ लाइफ हो गया है, क्योंकि एक मिनट, रजिस्ट्रेशन एंड जैसे ऑफ लाइफ। जैसे हाँ, डीजल की गाड़ी है, 15 साल जी का जी जी पहले इशू होता था और जी जी दस जी। साल में उनकी लाइफ खत्म है, तो ये जो 10 साल और 15 साल का पीरियड है, इसमें तो चला सकते हैं। देखो जी, आपका और पब्लिक का कहना बिल्कुल वाजिब है, और अगर मैं भी आपकी जगह हूं तो मैं भी ऐसा सोचूंगा, लेकिन शायद पब्लिक को इस बारे में अंदाजा नहीं है कि जैसे उसकी डीजल की गाड़ी 10 साल क्रॉस करती है, वाहन पोर्टल पर उसकी एंड ऑफ लाइफ यानी कि रजिस्ट्रेशन उसका स्वतः समाप्त हो जाता है। कई बार एसएमएस पे आता है, कई बार नहीं आता। और मुझे जहां तक ख्याल है, जब मैं अपने एज ए रजिस्टरिंग अथॉरिटी था तो हमारे टाइम में हम लोग चिट्ठी भी भेजते थे। आई डोंट नो कि अब वो चिट्ठी भेजने का रिवाज बचा है कि नहीं बचा, बट हाँ, पब्लिकली और वेबसाइट पे ये लिखा है कि दीज व्हीकल्स आर नो नो हैविंग नो वैलिड रजिस्ट्रेशन, तो यानी कि रजिस्ट्रेशन उसका समाप्त है, तो तो वो जो चला नहीं सकता। जो स्टे है उसका एक्चुअल असर क्या है? उसका असर, जिन लोगों की स्क्रैप हो गई गाड़ी उनके लिए तो मैं मतलब मानता हूं कि शायद वो सहानुभूति है। अगर वो गाड़ी को कुछ महीने, क्योंकि जहां तक बात अभी लगातार कोर्ट में आ रहा है, क्योंकि अब कुछ हमारे को हमारे जो रिसर्च थी या जो हमारे एविडेंस को रिकॉग्नाइज हुआ है, तो ये रिकॉग्निशन जो डीजल के केस में हुआ है, ये हमारा पेट्रोल गाड़ी में भी होगा, पेट्रोल और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी कि आपकी जो घर पे खड़ी हुई गाड़ी है इन पे भी होगा। तो अगर आप इनको रखना चाहें तो कुछ टाइम अपने घर पे या पार्किंग में आपके पास अगर जगह है तो आप उसको, अगर गाड़ी के साथ लगाव है, अच्छी गाड़ी की कंडीशन है, तो कुछ टाइम के लिए आप वेट कर लें, वेट एंड वॉच। चिकारा और साहब, जो सर, 12 अगस्त का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, कोर्ट सर वन का, सीजेआई की कोर्ट का, तो जी उसमें उन्होंने ये कहा था, उस ऑर्डर में, मेरे पास जी ऑर्डर की कॉपी है, जी जी उन्होंने जी। कहा कि नो कोर्सिव स्टेप्स बी टेकन हाँ, अगेंस्ट एंड ऑफ लाइफ व्हीकल। किसी जी भी सर, तरह का बिल्कुल। ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा जो नुकसान, जो दंडात्मक हो। जी सर जी, ऐसा है सर। ये क्योंकि अगर हम इनको वर्ड टू वर्ड अगर पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये अपने आप में भी एक ग्रंथ बन जाएगा। तो जहां तक बात है कोरोसिव एक्शन, कोरोसिव एक्शन का मतलब हुआ कि गाड़ी की पहले पकड़ दकड़ होती थी, आपको जैसे ही एएनपीआर कैमरा लगा, पेट्रोल लगवाने डलवाने के लिए गाड़ी गई और वहीं पे एनफोर्समेंट टीम ने उसे उठा लिया। अच्छा, और नहीं उसको करेंगे। एमसीडी भी उठाती थी, उसको ट्रैफिक पुलिस भी उठाती थी, एनफोर्समेंट भी उठाती थी, और उस गाड़ी को उठा के नोएडा में या हरियाणा में स्क्रैप सेंटर पहुंचा दिया जाता था, और उस गाड़ी के बारे में लोगों को पता भी नहीं चलता था, और वो स्क्रैप हो जाती थी, उसकी कुछ वैल्यू जो मिलनी थी वो उसको थोड़ी बहुत वैल्यू कस्टमर को मिलती थी। तो दैट वाज द कोरेसिव एक्शन, but it has not allowed to ply these vehicles on road if it is not having registration valid। तो नहीं ये नहीं, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन, एक्ट तो अपना नहीं काम नहीं करेगा। नहीं, रजिस्ट्रेशन है उसके पास। सर, अभी आपको अगर थोड़ा सा 2 मिनट पहले जो बात कही, वाहन पे वो गाड़ियां डी रजिस्टर्ड हो गई हैं, वो मानना अच्छा, चाहिएगा सर। अब एक यंग फ्रेंड्स हैं के नाम से हमारे जी दर्शक हैं, तो जी उन्होंने कहा कि ये स्टे हो गया, सब कुछ हो गया, सारी कार्रवाई हो गई, हम जी ट्रैफिक पुलिस में टेलीफोन करते हैं, मेरे पास कहता है कि रिकॉर्डिंग है, और ट्रैफिक पुलिस जी वाले जी कहते हैं गाड़ी बाहर लाओगे तो हम गाड़ी को बंद करेंगे और स्क्रैप जी करेंगे। जी। तो स्क्रैपिंग तो नहीं कर सकते, गाड़ी को बंद तो नहीं कर देखो सकते। सर, वहाँ वहाँ कम्युनिकेशन गैप है। गाड़ी को बंद करना यस, चलान करना यस, अब जो स्क्रैप करना पुलिस वाला लेके जो करने की जो बात कह रहा है, तो वहाँ वहाँ हो सकता है हमारे ट्रैफिक पुलिस के जो साथी हैं, मतलब क्योंकि कुछ, ये कुछ पॉइंट हैं अलग जो अलग। मेरे हिसाब जी से सर।
अभी इतने जी क्लियर नहीं है, जिसपे और क्लियरेंस की आवश्यकता है। कंफ्यूजन है लोगों में सर। कि जो स्टे है जी उसका क्या मतलब है। आम आदमी जो सोच रहा जी है वो है कि गाड़ी जो है एंड ऑफ लाइफ, जो गाड़ी है वो चलती रहेंगी स्टे के बाद, जब तक कि कोर्ट हम्म, का, सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है। कल को ये जजमेंट आ ठीक जाए है। कि 10 और 15 साल की गाड़ियों का कोई भी इस तरह की लिमिट नहीं रहेगी, तो और जी गाड़ी जो है उससे पहले उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, जो जी भी जी डी जी रजिस्ट्रेशन कर दिया परिवहन पे, पोर्टल पे, जी तो क्या जी। दोबारा से इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा? देखिए सर, जो अगर आपको मैं पहले भी बता रहा था कि जो 15 साल वाली जो गाड़ियां हैं, और जैसे ही इसको सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देता है, तो इन गाड़ियों की टेस्टिंग होगी, और इन गाड़ियों की टेस्टिंग होगी पोल्यूशन एज वेल एज फॉर देयर रोड वर्दीनेस, मैकेनिकल टेस्टिंग होगी। तो इफ दे आर फाउंड रोड वर्दी, यानी कि वो गाड़ी सेफ है और प्रदूषण नियंत्रित है, तो उन गाड़ियों को जैसे दूसरी स्टेटों में अलाउ किया जाता है उसी तरीके से दिल्ली में भी होगा। तो दिस हैज टू बी, मैं अब थोड़ा सा पुरानी बात कहना नहीं चाहता, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने 2021 में कहा भी था, और उसमें उन्होंने मुझे भी संपर्क किया था कि जी आप दिल्ली सरकार को मनाएं कि जो देश का कानून है वही कानून आप दिल्ली में भी लगवाएं। और मैंने भी अपने प्रयास पूरे तरीके से किए थे। मैंने मतलब इवन मिनिस्टर लेवल पर भी मैं इसको लेके गया था, लेकिन उस टाइम में कुछ हम मतलब कुछ बात जो है शायद सुनने में ना कम्युनिकेशन गैप था। और काफी मतलब मैं आपको बताऊं, 1 महीने तक मैंने लगातार फॉलो अप किया था कि सर ये मेरिट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो बट वो नहीं हुआ। हालांकि दिल्ली सरकार ने उस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के कहने पे करने की कोशिश की थी। और आज ये जो समस्या जो हमारे को देखने को मिल रही थी, हो सकता है इसका निवारण उसी टाइम हो जाता। दे नीड टू गिव एन एफिडेविट, यस वी विल अडॉप्ट दिस, जो जो हमारा री रजिस्ट्रेशन का या एटीएस, एटीएस का ना ऑटोमेटेड टेस्ट सिस्टम, तो ये ऑटोमेटेड टेस्ट स्टेशन हम लगाएंगे एंड विल कंप्लाई द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और सीएमवीआर डायरेक्टिव्स। तो अगर वो करते और ये कहते, तो शायद ये जो पकड़ दकड़ काटना पीटना ये ना बितना। हाँ बिल्कुल, आप जी सही कह रहे हैं। ये सब होना चाहिए, तो जी ये चीजें भी क्लियर होंगी। अगर गाड़ियां डी रजिस्टर्ड हो गई हैं तो और फाइनल ऑर्डर आता है तो फिर से रजिस्ट्रेशन भी होगा। और जी जी राहत जी जो है, ऐसा नहीं है कि जो अब जिन गाड़ियों की स्क्रैपिंग हो गई है, कट गई हैं, उनके बारे में हाँ तो कुछ नहीं कहा जा सकता। पर जो गाड़ी बची जी हुई हैं उनका दोबारा से जी रजिस्ट्रेशन भी होगा, चलेंगी भी। और जी सर उसके जी ऊपर जरा ध्यान रखें और परमात्मा से जी जी थोड़ा विश्वास रखें परमेश्वर में कि ये गाड़ियां जी 10 और 15 वाला जो ऑर्डर है ये खत्म होगा, जी और जी राहत मिलेगी, खास तौर पे जी। मिडिल क्लास को। अब एक थैंक यू, आदमी बिल्कुल। कह रहा है अभी, जी जेमिली श्याम नाम से, उसने कहा जी। कि साहब मेरी गाड़ी में 15 साल में 2 महीने कम है। अब मैं हाँ जी। अब मैं क्या करूं? तो इसका जवाब भी पहले दिया जा चुका है हाँ, कि दे जी चुके। 2 महीने बाद सड़क पे तो ना चलाएं। हाँ, अगर उनके पास पार्किंग में अपनी जगह है और रखने की है, तो वो वेट एंड वॉच। तो वेट एंड वॉच, और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ और चीजें जिस तरह से चल रही हैं, तो शायद इसी साल यानी कि 2025 की हियरिंगों में हम लोगों को एक रिलीफ मे बी ऑफ टेम्परेरी नेचर तो जरूर मिलने की संभावना है। क्योंकि सीएक्यूएम ने जो हमारे मेरिट थे उसको भी माना है। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ एक हमारा समूह है जिसमें कुछ रिटायर्ड टेक्निकल अफसर भी हैं, इंडस्ट्री के भी लोग हैं। तो ये समूह हमारा एक आईटीएस फोरम है, एक एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट है। तो कुछ इस तरह के हमारे प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग इस तरह की मीटिंगें करते हैं, और हम उन्हीं मेरिटों को इकट्ठा करके सरकार को पेश करते हैं। जो ऐसा वैसा प्लेटफॉर्म समाज की तरफ से अभी तक नहीं था। और अगर ये वाला फॉर्मेट हमारा हो गया, तो मैं आपको नॉट ओनली ये सिस्टम, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे देश में लग गया,
तो सर हमारी गाड़ियों का जो पोल्यूशन लेवल है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पुलिस को अपने आप पता चल जाएगा। और हम लोग सारा जो ये एक टेक्निकल लोगों का जो समूह है, तो इसमें हम ये चाह रहे हैं कि ये जो पुलिस का जो पकड़ना धकड़ना का है ये सिस्टम खत्म हो और हमारे पास कंट्रोल रूम में ही उसी गाड़ी की प्रोफाइल आ जाए। और इसमें ये भी पता चलेगा नॉट ओनली पोल्यूशन, ट्रैफिक ऑफेंस का भी हमारे को साथ में पता चल जाएगा कि किस गाड़ी का ड्राइवर कितने ऑफेंस बार बार कर रहा है। तो हम लोगों ने अभी तक ट्रैफिक में ऑफेंस पकड़ते हैं, नंबर ऑफ ऑफेंस की बात करते हैं, जब हम पकड़ेंगे ऑफेंडर कौन है। तो ये सारी सारी चीजें जो इस तरह का हमारा जो एक ग्रुप है, ये ग्रुप उस पे काम करता है सीरियसली। और दे आर एडवाइजर टू, आई मीन ऑफिशियल एडवाइजर तो नहीं है अभी, टू मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और CAQM और NGT, वट एवर एजेंसीज आर देयर। जी। तो उसके अंदर हम अरे ये साहब। कोशिश करेंगे कि इसको हम लोगों को आगे आने वाले फ्यूचरिस्टिक मार्गदर्शन, जैसा आपने बताया विदेशों में क्या हो रहा है, तो हमारे पास एक्सपीरियंस लोग हैं जो विदेशों की तर्ज पर भी सरकार के कैसे नॉर्म्स होने चाहिए उसको सलाह आगे, अगर आप जैसे लोगों ने उनको अगले किसी सेशन में बुलाने की भी कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम जरूर। एक नई डायरेक्शन पाएंगे। जरूर। टोटल देखिए रेगुलेशन। जी, जी अनिल जी, आपने जी एक स्टेप और हम क्लोजर हो गए अपने मकसद में जी जी कि जब जी जी BS4 गाड़ियों को अलाउ किया, और इसका जी बेस जो है वो पॉल्यूशन था जी सर जी सर कि जी सर जी दोनों सर। में पॉल्यूशन का एक जैसा है, BS4 में भी और BS6 में भी। तो फिर बिल्कुल जी बिल्कुल। हमें BS4 को अलाउ कर देना चाहिए। और जब इस बेस के ऊपर CAQM आ गई है, तो इसी थ्योरी पे अगर 10 और 15 साल पे जाएंगे तो 10 और 15 जी साल की बंदिश खत्म हो जाएगी। तो एक स्टेप डेफिनेटली आप डेफिनेटली। नजदीक आए, उसके लिए आपको ठीक बहुत है। बहुत मुबारक। और आप थैंक यू जी जो है थैंक यू। आइंदा भी आपका प्लान है, आपने जी जैसे, तो उसको आप संक्षिप्त में बता दें एंड ऑफ द जी जी डिस्कशन कि जी 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 आगे बिल्कुल। आप क्या प्लान करना चाह रहे हैं। जी जी अभी तो ऐसा था, मैं आपको बस दर्शकों को एक और बात बताना चाहूंगा कि जो BS6 की गाड़ियों में एक फेज 2 लेवल आया है। फेज 2 लेवल है वो है कि हमारे को चलती हुई गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी हो, लेकिन वो भी एक लेबोरेटरी टेस्टिंग है। तो हम मतलब उसी चीज को सपोर्ट ये करना चाहते हैं कि हमारी जो गाड़ियां आए सड़क पर, अगर हमारे उसमें GPS लग जाता है, GPS से क्या होता है ऑन बोर्ड डायग्नोसिस इसमें है कि अगर हमारी गाड़ी में प्रदूषण होता है तो वो अपने आप करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर फ्यूल कम हो जाएगा, हवा की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से वो बैलेंसिंग सिस्टम चलता है जो कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम में, जिसे इंजन मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। और तो वो वाली चीजों का हम इफेक्टिव यूज कर सकें और उस वाले डेटा हमारी जो एनफोर्समेंट एजेंसी है उसके ऊपर भी आते रहें। और जहां तक और बात है कि जैसे अभी ये पोल्यूशन वाली जो बात है कि हमारे जो टोल नाके हैं इसी पर सेंसर लगे हों अलग अलग, जहां से गाड़ी निकलती रहेगी अपने आप वहां से भी वो एविडेंस क्लियर हो जाएगी कि भाई किस गाड़ी में कितना मतलब एमिशन विजिबल था। और वो एमिशन एक जगह देखा, दो जगह देखा, फिर उसका प्रोफाइल बन गया। और प्रोफाइल होने के बाद अगर वो लगातार हमारा फ्यूल पोल्यूशन कर रही है तो हम उस गाड़ी को बंद भी करें और उसको स्क्रैप भी करें। लेकिन बस हमारा कहना यह है कि इफ व्हीकल्स इज मेंटेन्ड, इफ व्हीकल इज नॉन पोल्यूटिंग, देन इट शुड नॉट बी स्क्रैप्ड और बैंड। तो ये हाँ, हमारा तरीका है कि सही हम बस बात। इंसाफ के ये लिए जो गाड़ी हम की काम उम्र करेंगे। से पॉल्यूशन का कोई लेना देना नहीं जी 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 है। तो बिल्कुल आज आपसे बड़ी बिल्कुल। इंटरेस्टिंग बातचीतें हुई, और एक अच्छा जो अमेंडमेंट हुआ डायरेक्शन 88 में CAQM का, उस पे भी आपने विस्तार से हमारे लोगों को जानकारी दी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आइंदा भी आते रहेंगे, और ये 10 साल और 15 साल की जो गाड़ियों का एंड ऑफ लाइफ है, इस पे अपनी नजर रखेंगे, और ये लॉजिक जी आगे चलता रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी मानेगा। बहुत अच्छे आसार हैं, परमेश्वर जरूर सुनेगा और ये ऑर्डर वापस जाएगा। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपना प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त करें। थोड़ा सा बड़ा हो गया था, इंटरेस्टिंग था। जी तो
अनिल चिक्कारा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये फिर से आए, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आएंगे, और जो इस तरह के एक्सपर्ट की जिन्होंने बात की, तो वो एक्सपर्ट भी हमारे चैनल पे आएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आज इन्हीं शब्दों के साथ आपका थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। थैंक यू। जी जी।